नमस्ते। चलिए आज वक्त में एक लंबा सफर तय करते हैं। हम चलेंगे प्राचीन भारत की उन कहानियों की दुनिया में जिन्होंने न सिर्फ इस उपमहाद्वीप को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई शक्ल दी। ये वो सवाल है जिसने इतिहासकारों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। आखिर कैसे शिकार पर जीने वाले कुछ लोगों के समूह ने दुनिया की सबसे एडवांस्ड शुरुआती सभ्यताओं में से एक को जन्म दे दिया। आज हम इसी हैरान कर देने वाले बदलाव की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो हमारा ये सफर 5 बड़े पड़ावों से गुजरेगा और हर पड़ाव अपने आप में एक क्रांति जैसा था। हम देखेंगे कि कैसे पत्थर के औजारों ने विशाल साम्राज्यों, नए दार्शनिक विचारों और एक ऐसे सुनहरे दौर की नींव रखी जो आगे चलकर कई राज्यों के एक रंग बिरंगे ताने बाने में बदल गया। हमारी कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान का होना ही प्रकृति की ताकत के खिलाफ एक रोज की जंग थी। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। ये टाइमलाइन इंसानी तरक्की की बहुत ही धीमी लेकिन लगातार चलती रफ्तार को दिखाती है। लाखों साल तक औजारों में छोटे छोटे सुधार होते रहे और फिर करीब 10,000 साल पहले सब कुछ बदल गया। खेती की शुरुआत हुई और इसने इंसानी इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। मतलब ये सिर्फ जीने के तरीके में आया एक बदलाव नहीं था, ये एक असली क्रांति थी। पहली बार इंसानों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा खाना था और इसका नतीजा आबादी तेजी से बढ़ी। लोग एक जगह टिककर गांव बसाने लगे और आखिरकार इसी नींव पर बने हमारे शहर। तो सवाल यह है कि इन शुरुआती बस्तियों से भारत के पहले महान शहर कैसे बने। चलिए सीधा गोता लगाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की अविश्वसनीय दुनिया में। ये शहर कोई ऐसे वैसे नहीं थे, ये एक मास्टर प्लान का नतीजा थे। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, एक ही साइज की पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था और एक ऐसी एडवांस्ड ढकी हुई ड्रेनेज व्यवस्था थी जो आज भी कई शहरों के लिए एक मिसाल है। ये एक ऐसी सभ्यता थी जो प्लानिंग और सफाई को बहुत ज्यादा अहमियत देती थी। शहर का ये बंटवारा हमें एक बहुत ही व्यवस्थित समाज के बारे में बताता है। एक तरफ ऊंचा गढ़ जहां शायद शासक और पुजारी रहते थे और नीचे आम लोगों का शहर। ये समाज में एक साफ हायरार्की को दिखाता है। उन्होंने इतने बड़े बड़े शहर बनाए, दूर दराज के देशों से व्यापार किया और एक जटिल समाज बसाया। लेकिन इन सब कामयाबियों के बावजूद वो अपने पीछे एक ऐसा गहरा राज छोड़ गए जिसे हम आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। वो राज है उनकी लिपि, सैकड़ों मोहरों और बर्तनों पर मिले खूबसूरत निशान, लेकिन एक ऐसी भाषा में जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। उनकी कहानियां, उनके विश्वास, उनका इतिहास, सब कुछ आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। सिंधु शहरों की रहस्यमयी तरीके से खत्म होने के बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ। ये वो दौर था जब विशाल साम्राज्य बने और साथ ही नए क्रांतिकारी विचार पैदा हुए जो दुनिया को बदलने वाले थे। लोहे के औजारों और खेती के फैलने से इस राजनीतिक बदलाव को रफ्तार मिली। छोटे छोटे कबीले जिन्हें जन कहते थे मिलकर बड़े इलाकों में बसे जो जनपद कहलाए। फिर ये जनपद भी आपस में लड़ते लड़ते महाजनपदों में बदल गए, जब तक कि एक महाशक्ति मगध सब पर हावी नहीं हो गया। और मगध से ही निकला मौर्य साम्राज्य, जिसने भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक को जन्म दिया, अशोक। उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर विजेता के तौर पर शुरुआत की, लेकिन एक ही लड़ाई ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग की लड़ाई में हुए खून खराबे ने अशोक को अंदर से हिलाकर रख दिया। उन्होंने तलवार छोड़ दी और धम्म का रास्ता अपना लिया। ये सिर्फ कोई धर्म नहीं था, बल्कि नैतिकता, दया और अहिंसा पर आधारित शासन का एक तरीका था। उन्होंने अपने साम्राज्य को युद्ध से नहीं बल्कि शांति और नैतिकता के संदेश से एक करने की कोशिश की। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में कुछ वक्त के लिए राजनीतिक बिखराव रहा, लेकिन इसी दौर से एक नया साम्राज्य उभरा जो अपनी कला, विज्ञान और संस्कृति की उपलब्धियों के लिए जाना जाएगा। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार तो मानो उस जमाने के जीनियस लोगों का एक जमावड़ा था। उन्होंने कवियों, खगोलविदों और डॉक्टरों समेत अपने दौर के सबसे बेहतरीन दिमागों को इकट्ठा किया।
इन्हें नौरत्न यानी नौरत्न कहा जाता था और उनके काम ने भारतीय संस्कृति पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और ये सिर्फ कला और साहित्य तक ही सीमित नहीं था, ये इनोवेशन का युग था। नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटीज ने दुनिया भर से विद्वानों को खींचा। आर्किटेक्ट्स ने मंदिरों में शिखर जैसे नए स्टाइल बनाए। और जरा दिल्ली के उस मशहूर लौह स्तंभ के बारे में सोचिए, जो 1600 साल से भी ज्यादा वक्त से बिना जंग लगे खड़ा है। देखिए, गुप्त साम्राज्य का अंत कोई एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये धीरे धीरे हुआ। उनके जाने के बाद भारत का राजनीतिक नक्शा एक बार फिर बदल गया। अब किसी एक बड़े साम्राज्य की जगह कई ताकतवर क्षेत्रीय राज्यों के एक रंगीन ताने बाने ने ले ली। उत्तर में हर्षवर्धन के राज से लेकर दक्षिण में चोलों की समुद्री ताकत तक हर राज्य ने भारतीय सभ्यता के इस अमीर और विविध ताने बाने में अपना एक खास रंग भरा। और इन सभी राजनीतिक उतार चढ़ावों के बीच एक गहरा दार्शनिक विचार हमेशा बहता रहा, वसुधैव कुटुंबकम का विचार। ये इस बात की याद दिलाता है कि साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन इंसानियत को जोड़ने वाली कीमतें हमेशा कायम रहती हैं। तो पत्थर के औजारों से सुनहरे साम्राज्यों तक का ये सफर हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत ने कैसे लगातार खुद को एक नया रूप दिया। लेकिन हर खोज के साथ नए सवाल उठते हैं। सिंधु घाटी की वो लिपि जिसे पढ़ा नहीं जा सका, खोए हुए शहर, कौन जानता है कि इस प्राचीन दुनिया के और कितने रहस्य जमीन के नीचे दबे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।